गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने बिजनेस स्टडी में अब तक जितना कोर्स किया है चैप्टर 1 से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन तक हमने कंप्लीट किया है। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक कर लिया था। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अधिकारों का अंतरण या भारार्पण। तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन से। Delegation of authority takes place when a manager assigns a part of his work to others and give them to authority to perform the assigned tasks. Thus, the process of delegation involves assigning duties, entrusting authority and imposing responsibility on subordinates. जो हमारे बिजनेस में विभिन्न प्रकार की बिजनेस की एक्टिविटीज को जब हम करवाते हैं तो उस विभिन्नता के लिए जो समस्त हमारी एक्टिविटी होती है, पूरी क्रियाएं होती है, उनको कोई एक प्रबंधक या अधिकारी पूर्ण करवाने में सक्षम नहीं होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि कार्य समय पर और कुशलता पूर्वक कर सकें। इस प्रकार अपने जो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ अपने अधिकारों को और दायित्वों को विभिन्न व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसेस होती है वो अधिकार अंतरण या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाती है। बिजनेस के जितना हमारा ब्रॉडर स्कोप होता जा रहा है उसके साथ साथ हमारे वर्क को भी हमें फैलाना होता है। तो जो फैला हुआ वर्क है उसे जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो एक अधिकारी के लिए अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए अधिकारी जो होते हैं वो अपने प्रतिदिन होने वाले कार्यों को उनके सबऑर्डिनेट्स जो योग्य हो, कुशल हो, ईमानदार हो, उनके सुपुर्द कर देते हैं। तो इसी के साथ जब वे अपने अधिकार और दायित्व भी उन्हें सौंप देते हैं तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। इस प्रकार जितने भी सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉय होते हैं वो जब कार्य कर लेते हैं तो वो अपने जितने भी उनके पास अधिकार प्राप्त हैं, जो उन्हें दायित्व दिए गए हैं, उन सबको पूरा करने के लिए वे जो अधिकारों को प्राप्त करते हैं वो अधिकार जब जो उनका मुख्य अधिकारी देता है तो उसे अधिकार प्रत्यायोजन भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके मीनिंग के बाद अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस में फर्स्ट है थियो हेमन। द थियो हेमन की डेफिनेशन के अंतर्गत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means granting of authority to subordinates to operate within prescribed limit। जो अधिकार अंतरण होता है उसमें केवल अधीनस्थों को निर्दिष्ट जो सीमाएं होती है उसके अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डीई मैकफार्लैंड। Delegation is that part of the organizing process by which an executive makes it possible for others to share the work of carrying out the company purpose. It also includes the process of assigning duties, responsibilities, and authority to those who he expected will did him in doing the work. एक और डेफिनेशन दी हुई है मोरे की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। इनके अनुसार भी अधिकार अंतरण जो होता है वो अपने अधीनस्थों को जितनी भी उनकी सीमाएं हैं उनके अंतर्गत कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करने से होता है। मतलब दूसरे लोगों को कार्य सौंपना, वो उसे करने के लिए अधिकार भी प्रदान करना। इस प्रकार से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में को हम जो संक्षेप में एक डेफिनेशन के रूप में और समझ सकते हैं कि अधिकार अंतरण कार्य को विभाजन के लिए के सिद्धांत पर आधारित होता है और किंतु इसके अधिकार और दायित्व दोनों का ही अंतरण किया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अब हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर्स। Second, it is based on the elementary principle of division of work. Third, delegation is always done within certain limit. Fourth, delegation does not imply reduction in the authority of the superiors.
A person can delegate authority only when he himself has to authority. Delegation does not mean avoiding decision. It is a systematic process rather than an arbitrary or ad hoc exercise. It is a systematic process, essential part of organization and managing. A manager manages by guiding and coordinating the activities of his subordinates. जितने भी अधिकार अंतरण की विशेषताएं हैं उनमें मुख्यतः यही समझाया गया है कि यह एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अधिकार, जो प्राप्त अधिकार हैं वो सौंप दिए जाते हैं. जो भारार्पण होता है उससे अधिकारी द्वारा अधिकार सौंप देने के दायित्व से दायित्व मुक्त नहीं हो सकता. जो भारार्पण करते हैं वो सदैव ऊपर से नीचे की ओर, मतलब अधिकारी के द्वारा दिया जाता है और सबऑर्डिनेट्स उसे लेते हैं. जो भारार्पण होता है वो कर्मचारी मूल अधिकारी के निर्देश के अनुसार नेतृत्व से ही, उसके नेतृत्व में ही कार्य करता है. जो उनके मेन अधिकारी या अथॉरिटी होती है वह सौंपे गए अधिकारों को कभी भी पुनः वापस ले सकते हैं. अधिकार अंतरण से आशय केवल कार्य के बंटवारे से ही नहीं है. अधीनस्थों को, मतलब सबऑर्डिनेट्स को, केवल अधिकारों का ही डेलीगेशन किया जाना चाहिए. मूल पद का कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाता. नेक्स्ट है एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. फर्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट of tasks and duties. First of all, a manager defines the duties of job to be performed by his subordinates. He has decide on the allocation of duties to different subordinates. Duty of a subordinates may be defined in terms of tasks to be performed or goals to be achieved. When it is stated in terms of tasks or functions, the subordinates is required to perform the task to the best of his ability. जो अधिकार दिए जाते हैं, जो टास्क होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें कार्य करने के लिए जो अथॉरिटी है वो दी जाएगी. अधिकार से आशय निर्णय लेने की उस शक्ति से है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है. औपचारिक संगठन के अंतर्गत एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं. अधिकार का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए. उच्चाधिकारी को, जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, उनको अपने अधीनस्थों पर अधिकार प्राप्त होते हैं. अधिकार संसाधनों के उचित प्रयोग करने और कोई उस कार्य करने के लिए या कोई कार्य न करने के लिए भी संबंधित हो सकते हैं. प्रबंधकीय पद जो होता है उससे सदैव अधिकार जुड़े होते हैं, मतलब जो मैनेजर होगा उससे हमेशा ही अधिकारों का बंटवारा किया जाना आवश्यक रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांट ऑफ अथॉरिटी. ग्रांटिंग अथॉरिटी मीन्स गिविंग द राइट टू सबऑर्डिनेट्स टू डिसाइड द एक्ट, टू यूज नेसेसरी रिसोर्सेज एंड टू रिप्रेजेंट द सुपीरियर्स. The subordinates to whom authority is granted are empowered to decide and act on behalf of the manager is in respect of assigned tasks. जो उत्तरदायित्व होंगे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन्हें भी देना आवश्यक होगा. उत्तरदायित्व से आशय यह होगा कि किसी भी कर्मचारी को जब सौंपे गए कार्य को हमने पूरा करने के लिए उसे जिम्मेदारी दी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. मीन्स एक अधीनस्थ कर्मचारी को दिए गए कार्य को ठीक ढंग से पूर्ण करना और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायी होता है. एक अधीनस्थ अपने अधिकारी द्वारा बताए गए कार्यों को पूरा करने के लिए बाउंड होता है, मतलब बाध्य होता है. उत्तरदायित्व कार्य सौंपने पर ही उत्पन्न होता है. अतः उत्तरदायित्व तथा कार्यभार सौंपना भी एक ही बात होगी. जब किसी कर्मचारी को उत्तरदायी सौंपे जाते हैं तो उसे अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, अन्यथा वह कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा. उत्तरदायित्व का सार कर्तव्य पालन होता है जिसकी उत्पत्ति अधिकारी एवं अधीनस्थ के बीच संबंधों से होती है. Next point is accountability. Once duties are assigned, the authority is granted. Subordinates are made responsible for carrying out the duties assigned to them. Subordinates are also required to give an account of the result achieved by them.
Their responsibility to the superior is absolute. It cannot be delegated or shifted. जो कार्यभार दिया जाता है उनके लिए जो जवाबदेही होगी वह जवाबदेही भी या उनकी उत्तरदायिता भी तय करना आवश्यक है। अधिकारी अधिकारों के अंतरण के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी अंतरण करता है। जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको अधिकार और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जब ट्रांसफर किए जाते हैं या डेलीगेट किए जाते हैं तो उसके बाद कार्य निष्पादन के संबंध में उसे अधिकारी को जवाब देने का कार्य किया जाता है। इसे ही जवाबदेही या उत्तरदायिता या अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। जवाबदेही अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। इसे उन व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता जिन्हें अधिकार नहीं दिए गए हों। यदि हम कहें कि अधीनस्थ सदैव अपने कार्यों के लिए अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जिम्मेदार होता है तो यह सही होगा। इन्हें अपने अपने उच्च अधिकारी के सामने अपने काम की सफलता असफलता के लिए जवाब देना होता ही है। अर्थात जवाबदेही का उदय उत्तरदायित्व से ही होता है। उत्तरदायिता सदैव एक उच्च अधिकारी के प्रति होती है। यदि कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों को या सबऑर्डिनेट्स को अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का अंतरण करता है तो अधीनस्थ के कार्य की सफलता या असफलता के लिए भी उसे अपने उच्च अधिकारियों के लिए जवाबदेही रहता है। सरल शब्दों में यदि हम कहें कि एक अधिकारी द्वारा केवल अधिकारों का ही अंतरण किया जाता है, जवाबदेही का नहीं। अर्थात उत्तरदायिता केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति की ही रहेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक मुख्य प्रबंधक जो ए है उसके द्वारा अपने अधीनस्थ विभागीय प्रबंधक बी को कार्य सौंपा जाता है। बी द्वारा अधीनस्थ सी को अधिकार अंतरण किया जाता है। इस पर सी के कार्य की सफलता या असफलता के लिए मुख्य प्रबंधक ए के प्रति बी की जवाबदेही बनती है। तो इस तरह से जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो पहले से ही तय की जानी चाहिए। अब डिफरेंस दिया हुआ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। डिफरेंस देखते हैं बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स अधिकार एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। बेसिस ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग। अथॉरिटी इज द लीगल राइट ऑफ द सुपीरियर टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स and responsibility is the obligation of a subordinates to perform the duties assigned to him by his superior. मीन्स ये होगा कि निर्णय लेने की वह शक्ति अथॉरिटी के अंतर्गत जिसमें कि अधीनस्थों को हम नियंत्रित कर सकें, मतलब हम हमारे सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल में कर सकें, इसलिए उन्हें हम अधिकार दें। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टॉप लेवल्स के अधिकारी हैं उनके द्वारा अधीनस्थों को सौंपे जाने वाले कार्य से संबंधित उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन। इट अराइज आइदर फ्रॉम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉम लीगल प्रोविजंस। जो हमारा अधिकारों की उत्पत्ति होती है वो औपचारिक संगठन के द्वारा होती है। इट अराइज फ्रॉम अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो अधिकारी और कर्मचारियों के बीच संबंधों से उसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो टू डाउनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स। एंड responsibility, it is upward. A subordinate is responsible for his act to superior. अधिकारों का जो प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर का होता है और उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी। अथॉरिटी, इट यूजुअली हैज अ लॉन्गर लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी generally comes to an end after the assigned duties is performed. जो अधिकारों का जो प्रायः दीर्घ अवधि के लिए चलता रहता है, मतलब लंबे समय तक इसके अधिकारों का प्रयोग वे करते हैं, और उत्तरदायित्व तब तक रहता है जब तक कि सौंपा गया कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, डेलीगेशन। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स and responsibility is absolute and can never be delegated. जो इसकी प्रकृति होगी, अधिकारों को दिए जाने का कार्य एक शक्ति के रूप में रहता है, मतलब वे अपनी शक्ति को
मतलब इसकी जो प्रकृति होती है वो शक्ति के रूप में रहती है। वे शक्ति को अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं या डेलीगेट कर रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य के रूप में रहती है। उन्हें कर्तव्यता का पालन करना रहता है, इसलिए वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से इसके जो 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। अपने नोटबुक में इसे नोट्स के माध्यम से लर्न करके और लिखना है। जब आप लर्न करते हैं तो आप लर्निंग की वीडियोस बनाइए और मुझे पर्सनल पर सेंड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, अधिकारांतरण का महत्व। Adequate delegation significantly contributes to the enhancement of organizational effectiveness. It enables executive to make their jobs related decisions. Actually, delegation is the means by which a manager can get result through others. It also acts as a tool of pushing decisions down to the operational level so that decisions are lively to be more timely as well as realistic. तो इस तरह से जो इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इम्पोर्टेंस है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अधिकार द्वारा अधिकारी की कार्यक्षमता का विकास भी होता है और उसके महत्व को हम नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से भी समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू relief to top executive. Delegation of authority enables a manager to share his workload with his subordinates. It frees him from less important work so that he can devote more time and energy to more important aspects of his jobs. It acts as a tool of employees development and motivation. टॉप एग्जीक्यूटिव्स मीन्स जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उन्हें रिलीफ मिलता है क्योंकि उनके प्रशासनिक कार्य जो होंगे वे इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें समय की कमी होती है। तो उस कम समय में वे ज्यादा से ज्यादा अपने वर्क को कर पाए, इसके लिए वे अपने अधिकारों का अंतरण करते हैं। तो अधिकारांतरण से बिजनेस के जो अधिकारी होते हैं उनके कार्यभार में कमी आती है और उससे उनकी क्षमता का विस्तार भी होता है या वे अपनी ज्यादा कैपेसिटी से कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्विक डिसीजन। व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, लोअर लेवल एम्प्लॉयज कैन take decisions quickly without consulting senior executives. Subordinates are better in touch with local conditions can take more participable decisions within the policies framework laid down by top executives. जो क्विक डिसीजन लेने का कार्य होता है जो कि लो लेवल के एम्प्लॉयज वे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट इनेबल्स मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स टू एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप with each other. It improves the atmosphere and maintains effective coordination at all level of management. जो उनके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो उचित समन्वय के द्वारा यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा किया जा सकता है। जो अधिकारों का अंतरण है, उत्तरदायित्व है, अधिकार उत्तरदायित्व में जो संबंध होता है उनका वो संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। इससे कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट अधिकारों एवं उत्तरदायित्व की डिटेल भी हम बता सकते हैं। वे परस्पर अपनी जवाबदेही को भी समझने लगते हैं और इससे उनके मध्य उचित जो समन्वय होता है वो स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग मोरल टू ऑफ एम्प्लॉयज। The subordinates perform the work of executive as per delegation and thereby their moral and self-confidence is increased. They work with zeal and improves their efficiency to get promotions. तो इस तरह से जब वे अपने मॉरल को भी बढ़ा सकें, अपने जो कार्य करने के लिए स्वयं सेल्फ मोटिवेशन हो सकता है उनके लिए, उनके मनोबल में वृद्धि हो सकती है।
तो भारार्पण के द्वारा जो डेलीगेशन किया जाता है उसमें कर्मचारी और अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि भी होती है। जिन कर्मचारियों को जवाबदेही का सामना करना पड़ता है वे अपनी योग्यता एवं कुशलता के साथ उसको पूरा कर लेते हैं। इससे उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है और वो बढ़ता है। Next point, scalar chain. Delegation of authority creates a chain of superior subordinates relationship among managers. It improves meaning and content to the managerial jobs. It also direct and regulates the flow of authority from top to the बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्केलर चेन्स के द्वारा जो हमारी कार्य करने की जो हमारी प्रॉपर चैनल हमारी बातों को पहुंचाने के लिए कार्य से संबंधित कुछ परेशानी हो तो उस परेशानी को दूर करने के लिए जो स्केलर चेन होती है उसका यूज किया जा सकता है। उस स्केलर चेन में जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन तक यह मैसेज जाता है कि उनकी बात को सुनने के लिए उनके अधिकारी हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए वे पूरी तरह से निर्भय होकर के और अपने बात को अपने सबऑर्डिनेट्स तक अपने अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं और स्केलर चेन का यूज करते हैं डायरेक्टली। Next point, growth and diversification. It facilitated expansion and growth of the organization as the quality of managerial talent improves. The organization can face the future challenges better. It can grow the expand to the bigger size. It can also undertake new types of business executive. जब वहाँ के अधिकारी और जो उनकी विकास होता है अधिकारियों का वे अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और उसके अनुसार ही जब उनके बिजनेस में भी इसका इफेक्ट दिखाई देता है तो एक श्रेष्ठ जो प्रबंधक होता है वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से सफल भी हो सकता है या वह अपने पूरे इफिशिएंसी लगा करके और अपने उपक्रम को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। जो प्रबंधक होते हैं उनके ऊर्जावान अधीनस्थों की कार्यकुशलता का भरपूर उपयोग भी कर सकते हैं। इससे वे सरलता से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। जो अधिकार अंतरण से जो प्रशासनिक कार्यक्षमता का विकास होता है उसके द्वारा जो एम्प्लॉयज के मॉरल में वृद्धि होती है वे मोटिवेट होते हैं। उससे जो अधीनस्थ होते हैं और वो अधिकारी होते हैं उनके संबंध भी स्थापित अच्छे से किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस के इनको आपको अच्छे से एक बार और पढ़ना है, इन्हें समझने का प्रयत्न कीजिए। इसमें यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे या तो कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। यहाँ तक के कोर्स में आप लोगों को जितना भी मैंने समझाया है वो आपको कितना समझ में आया है, कौन सा पॉइंट जो समझ में नहीं आया है वो पॉइंट आप मुझे बताइए तो उसे अपन जूम मीट पर एक बार और डिस्कस कर लेंगे। जूम मीट में आप सभी को ज्वाइन होना कंपलसरी है क्योंकि जूम मीट में हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे पर्सनली मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसमें हम जब बातें होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे डायरेक्ट बता करके और मैं उससे उसी समय आपको सॉल्व कर दूंगी। तो इसलिए अब जब भी जूम मीट का आपको टाइम दिया जाए, जब आपको लिंक भेजी जाए तो आप सभी को उसमें ज्वाइन होना कंपलसरी है। इसके अलावा जिसने अपने हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दी है उनको हाफ ईयरली का पेपर एक बार अच्छे से मैं भेजूंगी। वे मुझे पर्सनली बताएं, मैं उन्हें उनके पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजूंगी और उसके बाद उन्हें पूरा सॉल्व करके और एक कॉपी में लिख करके और वो कॉपी की फोटोज मुझे भेजनी है। ये कार्य आपको जल्दी ही करना है। जिन्होंने एग्जाम दी है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैंने कुछ कॉपियां देखी है। उन कॉपियों को देखने के बाद जो मैंने नोट किया है वो ये देखा है कि आप लोगों को लिखने में कम से कम जो मटेरियल होता है वो आप लिखना प्रीफर करते हैं, जबकि बिजनेस स्टडी एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को जितना समझ में आ रहा है उतना आपको पूरा प्रॉपर पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए।
जो पूरा बुक का है उसे भी आप डिस्क्रिप्शन करके और अपने शब्दों में बता सकते हैं या लिख सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स वाइज आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उन सारे पॉइंट्स को सबसे पहले क्रम वाइज मतलब सीरियल वाइज नोट डाउन करना चाहिए, पूरे लिखना चाहिए। उसके बाद एक एक पॉइंट को लेकर के और उसके डिस्क्रिप्शन को समझाना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा हुआ माना जाता है। बोर्ड एग्जाम का ये नियम है कि जब शुरुआत में सारे पॉइंट्स देख लिए जाते हैं और यदि वो सही पॉइंट होते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन पे भी इतना हम ध्यान नहीं देते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी पॉइंट्स उठा करके और हम पढ़ लेते हैं और उसमें देख करके और आपको बता सकते हैं कि इस पॉइंट में आपने कहाँ से कौन सा मटेरियल लिखा है। ये सब बातें तो बोर्ड एग्जाम की है, लेकिन आप लोगों को अभी जो लर्न करना है, जो समझना है, वो समझ करके और फिर लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से इसके मार्क्स भी मिल सकेंगे। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब आप इसकी रीडिंग करें या इसको लर्निंग करें तो उसे समझ करके और फिर उसको लिखने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सबके लिए अभी आपका ये कल तक के लिए होमवर्क है कि आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को पूरा अच्छे से समझना है। इसे एक बार अच्छे से पढ़िए और इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे।